और देखिए, जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चंपई सिर्फ 152 दिन झारखंड के सीएम रहे। वो 2 फरवरी 2024 को सीएम बने थे। चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन का जो फैसला था उसी के अनुसार मैंने काम किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई ने अपनी बात कह दी है, ये गठबंधन का फैसला है। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन विधायक दल के विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। अब राज्यपाल कभी भी हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इससे पहले आपको बताएं कि रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और सभी विधायकों को सीएम हाउस में ही रहने को कहा गया है। तो देखिए, जल्द ही हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। 152 दिन सिर्फ चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे। हालांकि आपको बताएं कि हेमंत सोरेन को सेना की जमीन हड़पने के मामले में जब ईडी ने गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उसके बाद उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पार्टी के काफी भरोसेमंद चंपई सोरेन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से उन्होंने दे दिया है। अब जल्द ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का ये दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं, जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। और चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है। 6 दशक बाद ये घटना असामान्य घटना है। कुछ लोग जानबूझकर मुंह फेर कर बैठे रहे, उनको समझ नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि देशवासियों ने भ्रम की राजनीति को ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर मुहर लगाई है। बहुत से लोग हैं सार्वजनिक जीवन में जिनके परिवार से कोई सरपंच भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं। उसका कारण बाबा साहब का दिया संविधान है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा भी काफी किया, लेकिन नारेबाजी के बीच पीएम मोदी का संबोधन जारी रहा। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे छोटे शहर भारत के विकास में इतिहास रचने वाले हैं। विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभ हैं। उनका सशक्तिकरण, उनको अवसर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष होंगे। और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही, चलिए वो आपको सुनवा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ हूं। राष्ट्रपति महोदया के भाषण में देशवासियों के लिए प्रेरणा भी थी, प्रोत्साहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्ग को
पुरस्कृत भी किया गया था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 2-2.5 दिन में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पिटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में जी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है। संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ, गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। बीते 10 वर्ष में हमारी खेती हर प्रकार से लाभकारी हो, किसान को लाभकारी हो, उस पर हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। अनेक योजनाओं से उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है। लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी
एक और असफल लॉन्च की है और कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। इन दिनों आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ, उसमें भी पराजय तो तय थी, लेकिन आगे किसको किया? तो एक दलित को बड़ी चलाने के लिए खेल खेला उन्होंने। इसी मानसिकता के कारण देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपमानित करना, विरोध करने में कोई कमी नहीं दी। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर पर है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में आतंकी घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं और जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पूरे मामले की जांच भी चल रही है और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस भी आज पहुंचे थे, जिन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया था और इस दौरान सीएम योगी के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे थे। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मीटिंग अधिकारियों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और साथ ही साथ घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल भी पहुंचे, जहां पर घायल भर्ती थे उनसे जाना भी और साथ ही साथ परिजनों से पूछा भी कि क्या बेहतर तरीके से इलाज मिल रहा है आपके मरीज को, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि सरकारी अस्पताल भी पहुंचे थे, जहां पर भगदड़ की घटना में घायलों से मुलाकात उन्होंने किस तरीके से की वो दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है। हालचाल भी जाना घायलों का भी और साथ ही साथ परिजनों से भी पूछा। इस दौरान उन्होंने उचित इलाज के निर्देश भी टीम को दिए। तो वहीं पुलिस लाइन में हादसे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आपको ये बताया कि घटना की जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा और अलीगढ़ मंडल आयुक्त के नेतृत्व में गठित एक टीम कर रही है। हादसे को लेकर मैनपुरी समेत कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी भी जारी है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि एफआईआर में आरोपी बाबा साकार विश्वहरि का नाम नहीं है। ये चौंकाने वाली बात, आयोजकों पर धारा 105, 110 समेत 5 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में आयोजकों पर सबूतों को मिटाने का भी आरोप है और साथ ही साथ भोले बाबा का पहला बयान आया भी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया है और जिसमें यह लिखा गया है कि समागम से मेरे निकलने के बाद यह हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। ये बाबा की तरफ से अपने वकील के जरिए लिखित में यह बात कही गई है। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ये बाबा ने कहा है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में
जो सज्जन वहाँ पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है।